यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। बैंगनी मिंक चमका और चिन्मय से लगभग 10 मीटर पहले पहुंच गया और फिर उसने अपना छोटा पंजा लहराया। चिन्मय के सामने बैंगनी रोशनी की एक किरण सीधे प्रकट हुई। इस बार छोटे साथी ने रुकने के बजाय अपने छोटे पंजे को तेजी से और लगातार लहराया। महज 2 सांस के समय में लगभग 10 किरणें बैंगनी रोशनी की प्रकट हो चुकी थीं, फिर भी छोटा साथी अभी भी रुका नहीं था। अपने सामने दिखाई देने वाली बैंगनी रोशनी के घने फैलाव को देखकर चिन्मय भयभीत हो गया। सौभाग्य से उसने अपनी प्रतिक्रिया की क्षमता नहीं खोई थी और उसने जल्दबाजी में अपनी गूढ़ ऊर्जा अवरोध का उपयोग किया। उसके बाद उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा विस्फोटक रूप से बढ़कर उसके सामने अर्धचंद्राकार ऊर्जा ढाल बन गई। बूम! एक दुनिया को चौंका देने वाली गूंज सुनाई दी। अर्धचंद्राकार ऊर्जा ढाल थोड़ी कांपी और फिर पलक झपकते ही टुकड़ों में बिखर गई। उसके बाद बैंगनी रोशनी की अनगिनत किरणें सीधे चिन्मय के गूढ़ ऊर्जा अवरोध पर टकराईं। बूम! एक और विस्फोट गूंजा और फिर हवा की एक लहर बह निकली। चिन्मय सबसे पहले इसके प्रभाव में आया और वह पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि ठीक उसी पल जब चिन्मय की आकृति पीछे की ओर उड़ रही थी, अचानक उसके पीछे बैंगनी रोशनी की एक किरण प्रकट हुई। लावण्या इस दृश्य को देखकर हैरान थी। ध्यान से! चिन्मय इससे भ्रमित हो गया। अगले ही पल उसने बैंगनी रोशनी की उस किरण के भीतर की ऊर्जा की आभा को महसूस किया और उसका भाव तुरंत हिंसक रूप से बदल गया। हालांकि इस समय वह चकमा नहीं दे सका और वह केवल अपने शरीर का उपयोग करके सीधे उससे टकरा सकता था। बूम! इससे पहले चिन्मय पीछे की ओर उड़ रहा था और अब वह आगे की ओर उड़ने लगा। हालांकि ठीक पहले की तरह जैसे ही उसकी आकृति आगे की ओर बढ़ी, उसके सामने बैंगनी रोशनी की एक और किरण प्रकट हुई। इस समय बुरी तरह से घायल चिन्मय की आंखें आश्चर्य और भय से भरी थीं। वह जानता था कि अगर उसे इस बैंगनी रोशनी की किरण से अभी चोट लगी तो वह तुरंत मर जाएगा। लेकिन उसका समय अंततः खत्म नहीं हुआ, क्योंकि लावण्या नामक वह महिला उसके सामने आ गई थी। महिला ने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई थी क्योंकि वह एक हरी छाया में बदल गई थी और उसकी आकृति और तलवार दोनों ही हवा को चीरते हुए एक तीखी सीटी बजा रहे थे और बैंगनी रोशनी की उस किरण पर वार कर रहे थे। बूम! बैंगनी रोशनी टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि महिला को भी परिणाम भुगतना पड़ा और वह बैंगनी रोशनी के भीतर की ऊर्जा से उड़कर पीछे चली गई। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई। जैसे ही वह एक बार फिर से अपना छोटा पंजा लहराने वाला था, उसे कुछ महसूस हुआ और वह अचानक रुका और आरव की ओर देखा। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अगर कोई इस समय उसके सामने खड़ा होता तो वह व्यक्ति देखता कि उसकी आंखों की गहराई में एक छोटी तलवार चमकी है। इसके अलावा इस छोटी तलवार की उपस्थिति बिल्कुल वही थी जो उसके ऊपर चक्कर लगा रही बैंगनी स्पिरिट तलवार थी। जब उसने आरव को आंखें खोलते देखा तो बैंगनी मिंक का शरीर चमका और सीधे आरव के कंधे पर उतर गया और फिर उसने अपना छोटा पंजा चिन्मय और लावण्या की ओर इशारा किया। आरव ने धीरे से सिर हिलाया और फिर वह उन दोनों की ओर धीरे धीरे चलने लगा। जैसे ही वह चला, उसके ऊपर की बैंगनी स्पिरिट तलवार भी उसके साथ चली, लेकिन वह उतनी तेजी से चक्कर नहीं लगा रही थी जितना उसने अभी लगाया था। जब उन्होंने बैंगनी मिंक को आरव के कंधे पर उतरते देखा तो चिन्मय और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी दोनों आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी थीं। वह रहस्यमय और दुर्जेय बैंगनी रंग का छोटा साथी वास्तव में तलवार संप्रदाय के एक मानव शिष्य के साथ है।
अगले ही पल उनके पास आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि आरव उनके सामने आ चुका था। जब उसने आरव को पास आते देखा तो चिन्मय की आंखों में डर कौंध गया। इस समय वह बुरी तरह से घायल था, इसलिए उस रहस्यमय और दुर्जय बैंगनी साथी का तो कहना ही क्या, वह तलवार संप्रदाय के इस शिष्य का भी मुकाबला नहीं कर सकता था जो राजा स्तर के विशेषज्ञों को मार सकता था। ऐसा कहा जा सकता है कि अब उसके पास भागने का भी मौका नहीं था। आरव ने जमीन पर पड़े दो शवों को देखा जो टुकड़ों में बिखर चुके थे, और फिर उसने चिन्मय और लावण्या की ओर देखा। उसकी नजर उनके कपड़ों पर बने प्रतीक पर क्षण भर के लिए रुकी और उसने कहा, ब्राइटन मून संप्रदाय। लावण्या ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, हम चारों पहले गलत थे, कृपया हमारी जान बख्श दें भाई आरव। जैसे ही उसने बात की, लावण्या ने अपनी कलाई को घुमाया और फिर राजा रैंक डार्क बिस्ट्स के 4 आंतरिक कोर आरव की ओर उड़े। चिन्मय एक पल के लिए हिचका, लेकिन अंत में उसने अपने पास मौजूद आंतरिक कोर नहीं दिए, क्योंकि उसे लगा कि आरव उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि ब्राइटन मून संप्रदाय भी 6 महान शक्तियों में से एक था। आरव ने वे 4 इनर कोर लिए और फिर उसने उन्हें देखते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसके बाद उसने 60 मीटर से अधिक दूरी पर एक पेड़ की ओर देखा और कहा, क्या तुम अभी भी खुद को प्रकट करने का इरादा नहीं रखते? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खींचकर बाहर निकालूं? जब चिन्मय और लावण्या ने यह सुना तो उनके भाव बदल गए। यहाँ वास्तव में कोई और है। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में इसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन आरव ने कर लिया था। हाँ, जैसे ही आरव ने अपनी बात पूरी की, पेड़ से जोरदार हंसी की आवाज आई और फिर एक आदमी जो चांद सफेद लबादा पहने हुए था उसके नीचे प्रकट हुआ। उसकी आकृति आरव की ओर चमकी और उसने 60 मीटर की दूरी तय करने में 2 सांस से भी कम समय लिया और आरव के सामने आ गया। या और सटीक कहें तो वह लावण्या और चिन्मय के बगल में आ गया था। इस व्यक्ति को देखकर चिन्मय के चेहरे पर खुशी का भाव उमड़ पड़ा। बड़े भाई संजीव। जब उसने उसे देखा तो लावण्या ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि चाहे कुछ भी हो अब उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित थी। संजीव ने चिन्मय पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने बस आरव की ओर देखा और आरव को गौर से देखने के बाद कहा, पहले हुई वह घटना मेरे कनिष्ठ भाइयों और कनिष्ठ बहन की गलती थी। उनमें से 2 पहले ही मर चुके हैं, जबकि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो और तुम्हें राजा स्तर के 4 आंतरिक कोर भी मिले हैं। तो यह कहा जा सकता है कि तुम्हें फायदा हुआ है। इस मामले को यहीं छोड़ने के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर मैं ना कहूँ तो, आरव ने उदासीनता से कहा। संजीव मुस्कुराया और बोला, मैं इस बार तलवार संप्रदाय के समूह के लीडर रुद्रांश के साथ काफी दोस्ताना हूँ। मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से ऐसे तुच्छ मामले के लिए मेरे ब्राइटन मून संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के बीच के संबंध को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुम क्या सोचते हो? तुम रुद्रांश का इस्तेमाल मुझ पर दबाव डालने के लिए कर रहे हो? आरव ने पूछा। संजीव ने सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बस एक तथ्य का वर्णन कर रहा हूं। इसके अलावा हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। में एक छेद कर सकता है। जब उन्होंने आरव के आक्रामक अंदाज में अचानक बदलाव देखा और उस अदृश्य बल को महसूस किया, तो संजीव और अन्य लोगों के भाव हिंसक रूप से बदल गए। विशेष रूप से संजीव, उसके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना वहीं जम गया था। तलवार इंटेंट। संजीव ने आरव को अविश्वास से घूरते हुए और सदमे में धीमी आवाज में कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? तलवार इंटेंट।
तुमने वास्तव में किंवदंती के तलवार इंटेंट को समझ लिया है। आरव ने उन पर अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसके शरीर के भीतर की सुनहरी गूढ़ ऊर्जा विस्फोटक रूप से बढ़ी और तुरंत उसके दाहिने हाथ की पकड़ में रहने वाली बैंगनी स्पिरिट तलवार में भर गई और फिर उसने उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया। एक निश्चित क्षण में आरव ने जोरदार गर्जना की और फिर उसने अचानक संजीव और अन्य लोगों की ओर नीचे की ओर वार किया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक। जैसे ही आरव ने बोलना समाप्त किया, बैंगनी स्पिरिट तलवार की नोक से सुनहरी तलवार की गूढ़ ऊर्जा की 3 धाराएं निकलीं। इस बार यह तलवार की गूढ़ ऊर्जा पहले से कहीं अधिक तीव्र और तेज थी जो आरव ने पहले कभी भी चलाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस गूढ़ ऊर्जा को तलवार इंटेंट के तीसरे स्तर से बल मिला था। हाँ, इस क्षण आरव दूसरे स्तर पर नहीं था और वह तीसरे स्तर पर था जो कि तलवार इंटेंट के प्रारंभिक स्तर की पूर्णता भी थी। सुनहरी तलवार की गूढ़ ऊर्जा की 3 धाराएं सुनहरी बिजली के 3 बोल्ट की तरह थीं और वे हवा में एक तीखी सीटी बजाते हुए संजीव के तीनों के समूह की ओर तेजी से बढ़ी। जब उन्हें पता चला कि आरव ने तलवार इंटेंट को समझ लिया है तो वे तीनों बिल्कुल भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर पाए। संजीव एक कदम आगे बढ़ा जबकि उसकी आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमकी। उसने कहा, एक ही वार से हमें खत्म कर दोगे तुम? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी हथेलियों को आगे दबाया जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा जोर से उमड़ पड़ी। गूढ़ ऊर्जा उसकी हथेलियों के चारों ओर घूम गई और उमड़ पड़ी और एक ही पल में उसने अपनी हथेलियों को वापस खींचा और फिर अचानक उन्हें एक बार और आगे बढ़ा दिया। ओवरलैपिंग वेव हथेली तकनीक। संजीव की जोरदार चीख के साथ गूढ़ ऊर्जा से संघनित अनगिनत हथेली के निशान संजीव की हथेलियों से लगातार ज्वार की लहरों की तरह जोरदार ढंग से निकले। तकनीक के नाम की तरह ही गूढ़ ऊर्जा की ये हथेलियां वास्तव में क्रमिक रूप से निकली थीं और उनके बीच जरा सा भी अंतराल नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इस तकनीक की गति और शक्ति थी। इसकी गति आरव द्वारा चलाई गई तलवार की गूढ़ ऊर्जा की उन 3 धाराओं से कम नहीं थी और जहां तक इसकी शक्ति का सवाल था, यह उन धमाकों से स्पष्ट था जो इसके टकराने पर हवा में गूंजते थे। क्योंकि जिस क्षण ओवरलैपिंग वेव हथेली तकनीक चलाई गई, आसपास अनगिनत धमाके गूंज उठे थे और यह तकनीक के हवा को चीरने की आवाज थी। संजीव के पीछे खड़े चिन्मय और लावण्या ने जब संजीव को तकनीक चलाते हुए देखा तो राहत की सांस ली। ओवरलैपिंग वेव हथेली तकनीक निम्न श्रेणी की धरती स्तर की तकनीक थी। भले ही संजीव इसकी पूरी शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं था, उन्हें लगा कि यह आरव की सुनहरी तलवार की गूढ़ ऊर्जा से निपट सकती है, जिसमें तलवार इंटेंट शामिल था। सभी की निगाहों के सामने सुनहरी तलवार की गूढ़ ऊर्जा की 3 धाराएं गूढ़ ऊर्जा की हथेलियों की श्रृंखला से टकरा गईं। कोई धमाका नहीं हुआ जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी और न ही कोई जोरदार हलचल हुई। आरव की सुनहरी तलवार की गूढ़ ऊर्जा सड़ी हुई लकड़ी को काटने वाली एक तेज कुल्हाड़ी की तरह लग रही थी और इसने उन गूढ़ ऊर्जा की हथेलियों को बिना किसी कठिनाई के काट दिया और बिना धीमा हुए संजीव के समूह के तीनों की ओर बढ़ती रही। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे तीनों दंग रह गए। हालांकि उनके भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तलवार की गूढ़ ऊर्जा की ये 3 धाराएं उनके सामने आ चुकी थीं। उन तीनों ने पहले ही पल में अपने गूढ़ ऊर्जा बैरियरों को सक्रिय कर दिया। हालांकि सुनहरी तलवार की गूढ़ ऊर्जा की तीनों धाराएं फिर भी उन्हें आसानी से काटती चली गईं और सीधे उनके शरीरों में घुस गईं। उनके शरीरों में घुसने के बाद तलवार की गूढ़ ऊर्जा की तीनों धाराएं बिखरी नहीं और दूरी की ओर तेजी से बढ़ी। 100 मीटर से अधिक दूर जाने के बाद
वे अंततः एक पहाड़ के किनारे की दीवार से टकराईं। उसके बाद वहां 3 अथाह और काले छेद दिखाई दिए। चिन्मय की मृत्यु हो चुकी थी और लावण्या की भी, क्योंकि जब तलवार की गूढ़ ऊर्जा की ये 3 धाराएं उनके शरीरों में घुसीं, तो तलवार इंटेंट ने तुरंत उनके आंतरिक अंगों को पाउडर में पीस दिया, जिससे उनकी तुरंत जान चली गई। जहां तक संजीव का सवाल था, वह अभी भी जीवित था, लेकिन वह अपनी कब्र में आधा था। उसके सीने के छेद से ताजा खून लगातार निकल रहा था। तुमने सिर्फ तलवार इंटेंट को नहीं समझा है, संजीव ने आरव को घूरते हुए शब्द दर शब्द कहा। तुमने इसे प्रारंभिक। वह अंत में बोल नहीं पाया क्योंकि एक बैंगनी प्रकाश की धारा तुरंत उसकी गर्दन में घुस गई थी और फिर उसका सिर हवा में उड़ गया। अपने हाथ के एक इशारे से बैंगनी स्पिरिट तलवार उसकी पकड़ में लौट आई और फिर आरव धीरे धीरे उनके शवों की ओर चला। उन्हें देखते हुए आरव ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल मैं दूसरों को लूटने और डकैती करने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं दूसरों के द्वारा मुझे लूटने और डकैती करने के खिलाफ हूं। इसके अलावा मैं लड़ाई खत्म होने से पहले दूसरों पर अपनी सांसें बर्बाद नहीं करता। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनके कब्जे की अनंतकोश अंगूठी उसके हाथ के एक इशारे से आरव की हथेली में उड़ गई। उसने एक पल के लिए उनमें देखा और फिर उसने एक और संतुष्ट मुस्कान प्रकट की, क्योंकि अनंतकोश अंगूठी के अंदर कुल 18 राजास्तर के आंतरिक कोर और कुछ तकनीकें थीं। इसके अलावा कुछ हजार गूढ़ ऊर्जा पत्थर भी थे। बेशक उसने तकनीकों और गूढ़ ऊर्जा पत्थरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। केवल एक चीज जिसके बारे में उसे थोड़ा पछतावा हुआ, वह यह थी कि संजीव की अनंतकोश अंगूठी में ओवरलैपिंग वेव हथेली तकनीक नहीं थी। इसकी शक्ति वास्तव में अच्छी थी और उसकी तलवार की गूढ़ ऊर्जा ने इसे इतनी आसानी से क्यों काट दिया। इसका कारण पहला उसकी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट थी और दूसरा इसलिए कि संजीव इसकी पूरी शक्ति को सामने लाने में सक्षम नहीं था। अन्यथा भले ही वह अपनी तीसरे स्तर की तलवार इंटेंट का उपयोग करता, फिर भी वह इतनी आसानी से इसे तोड़ नहीं पाता। भले ही यह थोड़ा अफसोस था, लेकिन इस बार उसका लाभ बुरा नहीं था। इससे पहले दूसरों को लूटने से हुए उसके लाभ के साथ अब उसके पास लगभग पर्याप्त आंतरिक कोर थे। इससे उसे नयनतारा द्वारा कही गई बात याद आई कि डार्क बिस्ट को मारना दूसरों के लाभ को लूटने और डकैती करने की तुलना में गति में कमतर था। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि ऐसा करने वाले व्यक्ति की ताकत जबरदस्त होनी चाहिए, अन्यथा उसके सामने के इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कमजोर होने के परिणाम प्रदर्शित किए। आरव ने सिर हिलाया इससे पहले कि उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बैंगनी स्पिरिट तलवार को देखा। कहने की जरूरत नहीं है, उसने शुरुआत से ही इस तलवार को कम आंका था और उसने कई मौकों पर शैलाधर के शब्दों पर भी संदेह किया था, क्योंकि शैलाधर ने कहा था कि यह तलवार कभी एक दिव्य कलाकृति थी और इसमें एक तलवार आत्मा भी थी। हालांकि जब से यह उसके पास थी, इसने कभी भी एक दिव्य कलाकृति के रूप में अपनी ताकत प्रकट नहीं की, बल्कि केवल कभी कभी कुछ असामान्य हरकतें की। हालांकि इस बार बैंगनी स्पिरिट तलवार की हरकतों ने आरव को मजबूर कर दिया कि वह इसे एक नई रोशनी में देखे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बैंगनी स्पिरिट तलवार ही थी जिसने उसे उस स्थिति में ला दिया था जिसका उसने पहले अनुभव किया था। इसके अलावा उसने अब बैंगनी स्पिरिट तलवार के भीतर तलवार आत्मा को थोड़ा सा महसूस किया था। वह इसे सटीक तरीके से महसूस करने में असमर्थ था और वह बस थोड़ा सा महसूस कर पा रहा था कि बैंगनी स्पिरिट तलवार की अपनी एक इच्छा थी। इसके अलावा वह महसूस कर पा रहा था कि बैंगनी स्पिरिट तलवार के भीतर की तलवार आत्मा उससे संवाद करना चाहती थी, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह स्पष्ट रूप से संवाद करने में असमर्थ थी।
संक्षेप में उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसके कब्जे में बैंगनी स्पिरिट तलवार और शैलाधर के कब्जे में ग्रीन डार्कनेस तलवार के भीतर की तलवार आत्मा गहरी नींद में नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी चीज से सील कर दिया गया था। आरव ने सिर हिलाया और अपने विचारों को रोक लिया और उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। चाहे कुछ भी हो, आज उसका लाभ बहुत बड़ा था। उसे न केवल 10 से अधिक आंतरिक कोर प्राप्त हुए थे, बल्कि उसकी तलवार इंटेंट भी प्रारंभिक स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई थी। प्रारंभिक स्तर की पूर्णता प्राप्त करने के बाद आरव यह देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि इसकी शक्ति केवल कई गुना नहीं बढ़ी थी। इसे और अधिक सटीक शब्दों में कहें तो तीसरा स्तर एक विभाजक था। एक बार जब कोई तलवार इंटेंट में तीसरा स्तर प्राप्त कर लेता है तो उसकी शक्ति तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और यह केवल ताकत का गुणन नहीं था। इसलिए अब उसे आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान प्राप्त करने की अपनी क्षमता पर थोड़ा और भरोसा था। अब तक वह सम्राट अकादमी के अमरेश अद्वय, जिसे युद्धदेव बनने का सबसे बड़ा मौका कहा जाता था, या डार्कबिस्ट साम्राज्य के राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जैसे दक्षिणी क्षेत्र के किसी भी दिग्गज राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से नहीं मिला था, जिसने अयस्क वानर कबीला के बैंगनी लबादा पहने युवक को भी अपनी हीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों का सामना करते हुए आरव स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचेगा कि वह उन्हें निश्चित रूप से हरा सकता है। उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए, वह यह कहने की भी हिम्मत नहीं करता था कि वह अयस्क वानर कबीला के उस बैंगनी लबादा पहने युवक या यहाँ तक कि प्रभा को निश्चित रूप से हरा सकता है। आखिरकार उन्होंने अपनी असली ताकत और ट्रम्प कार्ड प्रकट नहीं किए थे। आरोहण रैंकिंग्स में पहला स्थान हासिल करने के लिए आते समय उसने हमेशा मरने तक लड़ने की मानसिकता रखी थी। उसने खुद को जो आवश्यकता दी थी वह यह थी कि उसे पहला स्थान हासिल करना ही है। हालांकि उसने कभी महसूस नहीं किया था कि वह निश्चित रूप से पहला स्थान हासिल करने में सक्षम होगा। नहीं, उसने महसूस किया था कि वह दक्षिणी क्षेत्र की छोटी पीढ़ी में सबसे मजबूत था और तलवार के एक ही वार से सभी प्रतिभाशाली लोगों को हरा सकता था। शुरुआत से ही उसने केवल आरोहण रैंकिंग्स में पहले स्थान पर अपनी नजरें गड़ाए रखी थीं। जहां तक इस बात का सवाल था कि वह सफल हो पाएगा या नहीं, वह नहीं जानता था। किसी भी स्थिति में वह मरने तक कोशिश करने के संकल्प के साथ आया था। आरव ने गहरी सांस ली, अपने विचारों को रोक लिया और यह सब सोचना बंद कर दिया। वह बैंगनी मिंक की ओर मुड़ा और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने छोटे सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उसने कहा, छोटे दोस्त, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। वह हमेशा भाग्यशाली रहा कि यह छोटा साथी उसके साथ रहा, जिसने अनगिनत कठिन दिनों में उसका साथ दिया, और यह ठीक यही छोटा साथी था जिसने अनगिनत बार उसकी मदद की थी। उसने हमेशा बैंगनी मिंक को एक ऐसे दोस्त के रूप में लिया था जिस पर वह अपने जीवन के साथ भरोसा कर सकता था और जिसके लिए वह मर सकता था। बैंगनी मिंक ने पलक झपकाई और फिर उसने एक अंतरंग तरीके से आरव के चेहरे पर अपना छोटा सिर रगड़ा। आरव मुस्कुराया, बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और फिर दक्षिण की ओर बिजली की गति से चला गया। इससे पहले उसने लावण्या को कहते सुना था कि अद्वय ने किसी तरह का बुलावा जारी किया था। अद्वय और उसके संप्रदाय की स्थिति के साथ मैं अनुमान लगाता हूं कि दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग पहले ही वहां एकजुट हो चुके हैं। तो आरव ने निश्चित रूप से इस तरह के भव्य आयोजन को देखने का इरादा भी किया। शायद मैं अद्वय और डार्कबिस्ट साम्राज्य के उस रहस्यमय प्रतिभाशाली व्यक्ति के बीच की लड़ाई को पहले से देख सकता हूं। अगर वह उनकी ताकत को देखने में सक्षम होता तो यह स्वाभाविक रूप से उसके लिए एक अच्छी बात होती। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।